मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसीज में, और उसको लीड किया है बजाज फाइनेंस ने, जो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में भी है। ये यहाँ पर मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके की जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और आपका व्यू क्या है इसको लेकर? देखिए, बजाज में तो हमारी काफी सालों से पोजीशन है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, लोग इतना। सौरभ, सॉरी, मैं आता हूँ सौरभ के पास वापस। जरा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो फ्रेम फ्रीज हो गया। मार्केट में हल्की सी रिकवरी है हालांकि, निफ्टी में ख़ास तौर से, और बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है उस सपोर्ट पर आने की। लेकिन सौरभ के पास आएंगे वापस। वीरो, कुछ और स्पॉट किया आपने? ओके, चलिए सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, सॉरी, वो अपना पॉइंट पूरा करिए बजाज फाइनेंस पर। मैं बोल रहा था, बजाज फाइनेंस काफी मेरे ख्याल से सिंपल सा स्टॉक है। अच्छी कंपनी है, दमदार ग्रोथ रही है 12-13 साल। खरीद के लेके बैठे रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदा बेची करते हैं इंडिया में। सो जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस बेचा था, वो वोट एवर रीजन, कुछ प्राइस टू बुक देख के, कुछ ब्रोकरेज के रिसर्च देख के लोगों ने बजाज का स्टॉक बेचा था। ऑब्वियसली वो लोग अभी बेतहाशा खरीद रहे हैं उसको। अगर आप FY23 का आंकड़ा देखें अनुज, प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की करीबन 60-70% थी, लेकिन स्टॉक FY23 में करीबन डाउन 10-20% था। तो जाहिर है, वैसे वैसे डिस्कनेक्ट के बाद, जहाँ प्रॉफिट भागे जा रही है ऊपर और स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है, जाहिर है वैसे डिस्कनेक्ट के बाद एक कैचअप रहेगा। लेकिन अगर बड़ा जो पिक्चर देखा जाए लास्ट 6 हफ्ते का, इस फिस्कल में विदेशी निवेशक वापस आ गया इंडिया। जैसे जैसे विदेशी निवेशक को समझ आ रहा है कि यूएस में बैंकिंग क्राइसिस की वजह से फेडरल रिजर्व और पॉलिसी टाइटनिंग नहीं करेगा, तो रुपी की वीकनेस पुरानी कहानी है। रुपी डॉलर स्टेबल है। विदेशी निवेशक इस फिस्कल के 6 हफ्तों में करीबन $3-4 बिलियन डाल चुका है। और इससे बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक जो विदेशी निवेशक पसंद करते हैं, नेस्ले जैसे स्टॉक, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक, ये सारे हमारे बड़े पोजीशंस हैं। वो करीबन 15-16 महीने के हॉलीडे के बाद फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं। और हमारी जो पोर्टफोलियो है, आई थिंक 6 हफ्ते में करीबन 8-9% चढ़ गई है। फंडामेंटल्स 6 महीने पहले भी अच्छे थे, 1 साल पहले भी अच्छे थे, 2 साल पहले भी अच्छे थे, लेकिन 1.5 साल करीबन विदेशी निवेशक इंडिया से गायब रहा, और उस दौरान इन स्टॉक्स ने कुछ खास रिटर्न दिखाया नहीं। अब उसका एक कैचअप चल रहा है अनुज। कुछ इसमें मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक बात नहीं है, बट अगर जिन लोगों ने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स हमें पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। मेरे पास है, मेरे माँ बाप के पास है ये स्टॉक्स, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स भी मार्सलेस के जरिए के मार्सलेस के पोर्ट पीएमएस के जरिए से निवेशित है इन स्टॉक्स में। ओके। अच्छा सौरभ, पिडिलाइट है क्या अभी भी आपके पोर्टफोलियो में? हाँ जी सर, का 6 साल से है, अभी भी है। हाँ, हाँ। अभी पोजीशन है, हमको कुछ दिक्कत नजर नहीं आती। अगर हम FY23 का प्रदर्शन देखें, हाई टीन्स में रेवेन्यू ग्रोथ रहा, 18-19% से मेरे ख्याल से रेवेन्यू ग्रोथ रहा। साल की शुरुआत में तेल के भाव ऊपर थे, पेट्रोकेमिकल्स के भाव ऊपर थे, सारी थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन था। बट मार्जिन कंप्रेशन आता जाता है। पीडीलाइट की जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है, करीबन 20% कंपाउंडिंग की, वो मेरे ख्याल से बरकरार है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में काफी बड़ी पोजीशन है ये। लास्ट के 2 क्वार्टर्स के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। आपको लग रहा है उससे कुछ खास लॉन्ग टर्म स्टोरी में फर्क नहीं पड़ेगा? दूसरी, ये कहानी इंडिया में काफी होता है, लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देख के उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पाते। तो ये मैंने काफी बार देखा है। लास्ट ईयर हमको इसका भारी फायदा मिला, जब लोग डॉक्टर लाल को बेवजह पहले 6 महीने में, CY22 के पहले 6 महीने में लोगों ने बेवजह डॉक्टर लाल को आधा कर दिया। बिकॉज कोविड खत्म हुई, उनको लगा डॉक्टर लाल भी खत्म हो जाएगा, बट ऑब्वियसली डॉक्टर लाल की फ्रेंचाइज कोविड से कई ज्यादा मजबूत है। तो डॉक्टर लाल आधा हो गया, हमने उसका पोजीशन डबल किया। फिर नवंबर दिसंबर में डिवीज लैब आधा हुआ, उसको डबल किया। टीसीएस के आंकड़े हमको तो बहुत बेहतरीन लगे। टीसीएस का Q4 नंबर, टीसीएस का पोजीशन हम आगे बढ़ाते रहे। सिमिलरली पीडीलाइट का अगर आप FY23 का प्रदर्शन देखें, हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ, उसमें से आप इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट कर लो फॉर द ऑयल प्राइस हाइक इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, तो हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आपको EBITDA ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी। एंड इस प्रकार का मजबूत फ्रेंचाइज बोथ वाटर प्रूफिंग में और एडिशन में आपको एक कंपनी के अंदर दो मजबूत कंपाउंडिंग मशीन मिल रही है, वाटर प्रूफिंग और एडिसिव्स। खरीदिए, कमाइए। आई थिंक 20 साल में इसमें कुछ 300 गुना बनाया है, राइट। फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग 25% रही है 20-22 साल से, 300 गुना बनाया है। तो ऐसे जो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो रहती है इंडियन निवेशक की,
वो उसको लेट डाउन कर देती है। क्वार्टरली रिजल्ट पे लोग ज्यादा ज्यादा कुछ खरीदा बेची कर लेते हैं मेरे ख्याल से। सौरभ जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक आपका वेल्थ क्रिएटर और बहुत अच्छा कर रहा है, दैट्स टाइटन। इस बार के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ज्वेलरी सेगमेंट, आई मीन गोल्ड 60-61 हज़ार की रेंज में। आई वेयर सेगमेंट इनका बहुत अच्छा रहा और वॉचेस सेगमेंट इनका बहुत अच्छा डिलीवर करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त टाइटन पे क्या है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए अगेन कई सालों से हमारी बड़ी पोजीशन है। लास्ट ईयर जून में हमने इस पोजीशन को और बढ़ाया था क्योंकि जिस दिन सरकार ने कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज की घोषणा की थी, अगेन शॉर्ट टर्म रिएक्शन में टारगेट का 25% पुल बैक था, तो हमने पोजीशन को और बढ़ावा दिया जून के महीने में। एंड जैसा अगेन लॉन्ग टर्म प्रदर्शन अगर इनका आप देखें, 25% से कैश फ्लो कंपाउंडिंग, प्रॉफिट कंपाउंडिंग रही है। इस साल थोड़ा ज्यादा रहा है, गोल्ड का प्राइस ऊपर गया है तो जाहिर है FY23 में 50% की प्रॉफिट कंपाउंडिंग रही, बट लॉन्ग टर्म प्रदर्शन देखें 25% है। ये कंपनी ने 20 साल में 1200 गुना दी। ओके अभी टाइटन पे उनके इस मत को, इनके व्यू को सुनेंगे। आई थिंक कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं। प्लीज सौरभ जी आपका संपर्क टूट गया था, प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ जी, तो बोलो ना 20 साल में 1200 गुना दिया है इस कंपनी ने, कंपाउंडिंग दिया है शेयर होल्डर्स को। और उसके पीछे जो वजह है कि गोल्ड ज्वेलरी मार्केट जो $100 बिलियन की मार्केट है हमारे अंदाजे से, उसमें टाइटन की मार्केट शेयर 8% है। विशाल मार्केट है, छोटा ज्वेलर का कुछ फ्यूचर खास है नहीं इंडिया में। जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन हो रहा है देश का, छोटा ज्वेलर जो 65% मार्केट छोटा ज्वेलर के पास है, वो खत्म हो रहा है। और टाइटन सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे अग्रसर ज्वेलर है, डीप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, और इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में करीबन 8-9% का योगदान, 8-9% का शेयर है टाइटन का। और कई सालों से मेरे ख्याल से रहेगा। मजबूत कंपाउंडर है, इस प्रकार की कंपाउंडर की तलाश हमको रही थी, और 3 साल पहले हमने इसको एक पोजीशन बना के इसको आगे खींचा है लास्ट ईयर के वीकनेस में। अच्छा सौरभ जी, अभी आपने लोटरलाल का जिक्र किया, तभी मेरे जहन में एक प्रश्न और आया। कल मैं देख ही रहा था कि सारे के सारे जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई। अपोलो हाँ अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी नीचे है, बट मैक्स हेल्थ केयर हो गया, चाहे फोर्टिस हो गया, चाहे ग्लोबल हेल्थ हो गया, सब ऑल टाइम हाई पे हैं। आपने कोई हॉस्पिटल स्टॉक लिया है क्या बीते कुछ समय पहले, या फिर अभी कोई व्यू इन स्टॉक्स पे सौरभ जी? अरे वीरेंद्र जी, हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला मिला नहीं। तो पहला तो दिक्कत है वहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना मुश्किल है हॉस्पिटल्स में, बैरियर्स टू एंट्री इतनी नहीं है। प्लस रियल एस्टेट का खर्चा जबरदस्त रहता है हॉस्पिटल में, रियल एस्टेट का खर्चा जबरदस्त रहता है। उसका नतीजा क्या होता है, इतना भारी खर्चा होता है रियल एस्टेट में कि रिटर्न ऑन कैपिटल कमजोर होती है हॉस्पिटल का। और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो दिक्कतें रहती हैं हॉस्पिटल स्टॉक्स का, हमारा इसलिए इस सेक्टर से, इस सेक्टर में खूब का तो प्रयास किया है हमने, बट अब तक हमको कोई ढंग का कंपाउंडर स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव एडवांटेजेस वाला कंपनी मिला नहीं है हॉस्पिटल सेक्टर में। अच्छा सौरभ जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये मतलब आंसर हो जाए आपको, क्योंकि थोड़ी लिंक में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे एक पता नहीं, मुझे मेरी मेमोरी अगर सही है तो 2015 में आपने, तब आप शायद एम्बिट में हुआ करते थे, एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें आपने ये डिस्कस किए थे कि निफ्टी अगले 20-25 साल में कैसा दिखेगा। उसमें आपने कुछ स्टॉक्स चुने थे, उसमें से एक स्टॉक था पीआई इंडस्ट्रीज़, जिसने बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 2 डेकेड्स में। हाँ जी। वो आपके पास है क्या, या आप उसको ट्रैक कर रहे हैं क्या अभी, क्योंकि उसने काफ़ी शानदार मूव दिखाया है, तो उस पर अगर कोई व्यू हो आपका। मुझे आपकी याददाश्त की दाग देनी होगी, कमाल की याददाश्त है। हाँ, पीआई पसंद आती थी हमको हमारे पिछले जॉब में। आजकल भी उस पर हम रिसर्च करते रहते हैं, मार्सेलिस में भी रिसर्च करते रहते हैं। एग्रोकेमिकल का जो स्पेस है, एग्रोकेमिकल में विदेशी एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए पीआई आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया काम करता है, बायर क्रॉप साइंसेस के लिए स्पेसिफिकली, और कुछ बड़े जापानीज एग्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स के लिए भी पीआई आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। कुछ ऐसा सोचिए जो जो काम हमारे पोर्टफोलियो में डिवीज लैब करता है दवाई के क्षेत्र में, कुछ वैसा ही काम कुछ हद तक पीआई करता है एग्रोकेमिकल्स में। इसके बारे में मेरे को कोई शक नहीं है कि एग्रोकेमिकल्स में इनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन और मजबूत बनी है और तगड़ी बनी है। जो थोड़ा सा हमको संकोच है, थोड़ा सा इसमें हम काम कर रहे हैं कि इनको फार्मा स्पेस में भी इनकी एस्पिरेशंस है। इन्होंने काफी खर्चा किया है, स्टाफ हायर किया है, एस्पिरेशंस हायर किया है फार्मा स्पेस में। उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अभी तक हमको इतनी क्लैरिटी नहीं बन पाई है कि फार्मा में क्या क्या, क्या कुछ कर सकते हैं लोग। बट एग्रोकेमिकल्स में कोई शक नहीं है कि जबरदस्त जबरदस्त काम किया मयंक सिंघल जी ने और उनकी टीम ने। और अभी तक हमारे पास ये स्टॉक है नहीं, लेकिन हम जांच पड़ताल करते रहते हैं
पीपीआई इंडस्ट्रीज लेना चाहिए या नहीं। ओके, मिड कैप आईटी में मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में शायद टाटा एलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड्स है। दोनों ये टाटा स्टॉक्स। एलेक्सी है, हैप्पीएस्ट माइंड्स नहीं है। टाटा एलेक्सी हमारे राइजिंग जायंट्स टाटा पोर्टफोलियो में एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है इनफैक्ट, और ऑब्वियसली ये स्टॉक एक अलग लीग में रहा है। कई लोग इसको मिड कैप आईटी से थोड़ा अलग ही मानते हैं क्योंकि एआई में है और काफ़ी अलग अलग मतलब रोबोटिक्स वगैरह में है। तो लेकिन वैल्यूएशन को लेकर एक इशू रहता है कि क्या ये प्रोहिबिटिव है। अभी आप कंफर्टेबल हैं स्टॉक में, इस इन्वेस्टमेंट में? जी सर। सो हमारे पोर्टफोलियो में दो इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज स्टॉक्स हैं, एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी। सो इंजीनियरिंग आईटी सर्विसेज थोड़ा आईटी सर्विसेज से हटके है। इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज का काम है, फॉर एग्जांपल मानिए मानिए बीएमडब्ल्यू बना रही है अपनी ईवी। तो बीएमडब्ल्यू का जो ईवी है उसको पूरा डिजाइन करने का काम, गाड़ी कैसे दिखेगी, कैसा इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, किस प्रकार के फीचर्स होंगे, वो सारा डिजाइन का काम टाटा एलेक्सी जैसे कंपनीज को आती है। बिकॉज ईवी हर 6-12 महीने बाद, हर 6 to 12 months ईवी का रिफ्रेश होता है। जिस प्रकार से आईफोन का रिफ्रेश होता है 6 से 12 महीने में, उस प्रकार से ईवी का रिफ्रेश होता है। इसलिए टाटा एलेक्सी का एड्रेसेबल मार्केट, उसका जो काम करने का जो स्पेस है वो काफी बड़ा हो गया है लास्ट 2-3 साल से। उस स्पेस में ऑटो डिजाइन में, ओटीटी सर्विसेज के डिजाइन में, मोबाइल फोन्स के डिजाइन में ये काफी लीडिंग प्लेयर है। 20 साल से ट्रैक रिकॉर्ड बनाई है। इंडिया का लार्जेस्ट है इन दिस स्पेसिफिक स्पेस अबाउट अराउंड ऑटो एंड ओटीटी एंड मोबाइल फोन डिजाइन। जमा हुआ खिलाड़ी है, कोई कैपेक्स की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे कुछ खास। फ्री कैश फ्लो बहुत बड़ी निकलती है, ऑपरेटिंग मार्जिन तगड़ी है। इसलिए हमने दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पे पोजीशन बनाया। स्टॉक ने कुछ 2-2.5 साल कुछ खास किया नहीं है, बट उससे हमको ज्यादा फिक्र नहीं होती। हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। अगर कंपनी 20% से 20 साल ग्रो कर सके, जो हमारा एनालिसिस रहता है, 20% से 20 साल ग्रो कर सके, तो फेयर वैल्यू ऐसे स्टॉक्स की अनुज होती है करीबन 100 से 150 पी। स्टॉक मार्केट यूजुअली आपको ये स्टॉक मेरे को ये स्टॉक 50-60 पी में दे देती है। तो फेयर वैल्यू के मुकाबले आधे भाव में अच्छी कंपनी मिल जाती है हमको इंडिया में। ओके, चलिए फिर सौरभ जी, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। मज़ा आया आपसे बात करके, और सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स और मार्केट्स पर आपका व्यू जानकर अच्छा लगा।